सिंह जी ये बताइएगा कि कैसे हम अपनी कॉस्ट जो है इसकी एनर्जी की, बिजली की खास तौर पर, वो कम कर सकते हैं, और कितना बेनिफिट हम ले सकते हैं सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से। इंडिया में क्या परसेंटेज है, कितना सोलर है? सुना है अदानी जी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है सोलर पे। If you are talking of installed capacity, so 58% है fossil and 42% है non-fossil, which includes hydro, wind, solar, biomass, all these things. और उसमें 10% हाइड्रो है. So almost in next I would say by 2024 50-50 हो जाएगा फॉजिल और नॉन फॉजिल का इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. लेकिन ये तो हुआ इंस्टॉल कैपेसिटी की बात, लेकिन कंजम्पशन में जब यूज में आएगा तो जो नॉन फॉजिल है वो डिपेंड करता है वेदर पर. सो डिपेंडिंग ऑन लाइक इन समर सीजन 6 months इट विल बी लॉट ऑफ पावर विल कम फ्रॉम सोलर. लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग बात करें पावर जनरेशन का सस्ता होने का और इसका होने का, तो ये इसका जो बेसिक रीजन है पॉलिसी इनिशिएटिव, जिसका फाउंडेशन 2003 में हुआ. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था ब्रिटिश के समय को, उसको मॉडिफाई किया गया, जिसमें पावर जनरेशन को फ्री कर दिया गया कि कोई भी आदमी, जैसे कोई ग्रोसरी का दुकान करते हो वैसा दुकान करिए, बेचिए, प्रॉफिट कमाइए. जनरेशन को ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज डायरेक्ट पब्लिक के रिलेटेड है, तो उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा. 2003 से बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बहुत सारे पावर जनरेशन ऐड हो गया इंडिया में अप टू 2000 आई वुड से 12. जब बहुत सारा पावर जनरेशन ऐड हो गया, बट दैट इज नॉट एनफ, द पावर हैज टू रीच टू द होम. सो देन 2014 में एक प्रोग्राम आया, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, उसको बोलते हैं IPDS. 2014 में आया, जिससे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इनिशिएटिव पावर मिनिस्ट्री से आया. तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डेवलपमेंट हुआ इंडिया. तो 2003 में पावर जनरेशन आ गया, 2014 में आया अर्बन एरिया को ठीक करने का. उसके बाद 2016 में आया दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना. इसका पर्पस था रूरल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने का. तो 2003, 14, 16, उसके बाद 2015 में आ गया उज्जवल डिस्को कम एश्योरेंस योजना. इसने गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे पैसा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास पैसा नहीं थी, उनको एक बोला कि इस तरह से इंप्रूवमेंट करिए, पैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बैंक के लोन के लिए गारंटर बनेगी. सो बहुत सारा पैसा उनको दिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ये 2000 ये हुआ 15 में. उसके बाद 2017 में आया इसको बोलते हैं सौभाग्य स्कीम और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. इंटेंशन वाज टू पुट पावर इन ऑल द हाउसेस. तो उसके बाद अभी 2021 में आया योजना, उसको बोलते हैं RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. इसका पर्पस है, इसका सोल एंड एक्सक्लूसिव पर्पस है लॉसेस को कम करना. और इसका इफेक्ट आप देखेंगे, इंडिया का ओवरऑल लॉस 2021-22 में था 22%, अभी ये 16 हो गया. इस स्कीम में इंसेंटिव है कि आप कितना लॉस कम करेंगे तो आपको इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी, फंडिंग करेगी, सो दैट यू कैन इंस्टॉल प्रीपेड मीटर और नेटवर्क और एक्चुअली IT का यूज. तो इसी के कारण अभी क्या हो गया कि सब पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क ठीक हो गया. ट्रांसमिशन का बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है. मतलब we are talking of 10-15 billions of investment in power transmission, because solar and all is already going on. Generation हम लोग 420 गीगावाट पर है, whereas our total requirement peak 240 है. तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है. एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन डन बाय पावर मिनिस्ट्री, पूरा कंपटीशन हो गया. मतलब पावर जनरेटेड फ्रॉम नाउ यू गेट परमिशन फॉर एवरी 15 मिनट्स ऑल ओवर इंडिया. कोई भी पावर जनरेशन प्लांट को 15 मिनट के लिए बोला जाता है आप इतना मेगावाट पर रन करिए.
सबसे जो सस्ता बिजली अवेलेबल है उसी से आएगा, दूसरा वाला बैठा रहेगा, he will not be allowed to run even if he has a power plant. So every 15 minute के लिए load, there is a load dispatch center centralized in Gurgaon which gives message to all the power generation कि जिसका उस पर्टिकुलर समय में जिसका सबसे सस्ता है, जैसे सोलर ज्यादा अवेलेबल है तो थर्मल को बंद कर देगा, गैस को बंद कर देगा, इस तरह करके सस्ता हो रहा है. So basically we are using the cheapest power generated at particular time. So that has made this the cost very low. अच्छा सर, इसमें एक और चीज शकील साहब मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि एसएन सिंह साहब ने एक इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था, नॉर्थ ईस्ट आगरा लिंक. तो आपको पता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जैसे ये सारी जो जगहें हैं आपकी शिलोंग और ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिवर रिसोर्सेज हैं, तो वहां से पावर जनरेट हो रही है हाइड्रो से, बट जो इंडस्ट्रियल है वो बॉम्बे है, दिल्ली है, यहाँ पे है. तो वहां तक अगर आप नॉर्मल एसी से लेके आए ऑल्टरनेटिव करंट से, तो पावर लॉस इतना होता था कि आपके पास पहुंचता ही नहीं था. तो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट आगरा लिंक. कितने का था प्रोजेक्ट ऐसा ना आप ये बताइए? वहां हाइड्रो से पावर जनरेट होके दिल्ली बेल्ट में आ रही है पावर. It is 8,000 megawatt, 8,000 megawatt at 800 kV, 8 gigawatt, 2 wires, 8 gigawatt power used to travel 2,300 kilometer and lost around 1.2% only. हाँ, अभी मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दी वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड फार्म, उसमें भी HVDC लग रहा है, जिसमें सी के अंदर से पावर को सौर में लाया जाएगा. वो 3.6 गीगावाट का है. जमीन से अराउंड 120 किलोमीटर इनसाइड सी के अंदर विंड टर्बाइन लगेगा, वहां से पावर बाहर लाया जाएगा. सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है अभी. ये ओके, सी के अंदर एक जगह है डॉगर बैंक. हिस्टोरिकली डॉगर बैंक वाज बेसिकली ये स्नो एरिया, वहां पर पहले स्नो था. सी के अंदर है, नॉर्थ सी में है, अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम दी हल और यॉर्क और वहां से. अच्छा नीरज जी, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब एनर्जी की शॉर्टेज थी तो हमारी गवर्नमेंट्स ने एग्रीमेंट्स किए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, IPPs कहते हैं उनको, और वो जो है बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किए, उनको गारंटी दी प्रॉफिट की भी कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा. तो उसकी वजह से हमारे यहाँ काफी ये एक सीरियस इशू बना हुआ है. तो दूसरा मैं बात करना चाह रहा था कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप बता रहे थे कि उन्होंने काफी बेनिफिट किया है इस अच्छी रिलेशनशिप से. तो कुड यू गिव मी सम एग्जांपल्स? आपको पता है इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIM अहमदाबाद, यू नो. तो आपको मसलन के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं एक लीडरशिप का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था IIM अहमदाबाद का ऑनलाइन, और वहां पे 40% पार्टिसिपेंट बांग्लादेश से थे. तो ये देखिए कि कितना एडवांटेज मिल रहा है कि वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द टॉप, IIM अहमदाबाद, ही आपका जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना है अभी अजय बांगा, वो भी IIM अहमदाबाद से है. वो सारे IIM अहमदाबाद, तो मतलब इतना हाई लेवल है वहां पे पहुंचना, और उनको एक्सेस मिल रहा है बांग्लादेश को. तो आप ये सोचिए कि वो लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के टीचर से, तो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे. मेरे साथ बहुत सारे यहाँ बांग्लादेशी भी हैं, वो कहते हैं वहां पे जो सबसे मतलब देखिए वहां पे मोटरसाइकिल जापान से भी आता है, मेरे को नहीं मालूम, शायद चाइना से भी आता होगा मोटरसाइकिल. वहां की कॉमन मैन, ये जो 100cc मोटरसाइकिल की जो रेंज है, आप खुद ही कर सकते, गूगल करके देख लीजिए या अपना कोई दूसरा डेटा देख लीजिए. वहां की नंबर 1 बाइक जो है वो बजाज है, जो कि एक इंडियन बाइक है. तो उनको इतना आप क्यों नहीं बेनिफिट कर सकते? आपको खुद ये बेनिफिट मिलेगा जब इंडिया से हाई क्वालिटी, और इंडिया तो ऑटोमोबाइल में काफी आगे निकल चुका है, तो आपको इधर उधर से गाड़ियां खरीदने की जरूरत ही क्या है? यामा या ये तो आपको सामने ही मिल जाएंगी. ये तो गुड़गांव में बनती है, आपके पास गुड़गांव से कितनी दूर है लाहौर. और नीरज जी, जो हीरो आपका मोटरसाइकिल और साइकिल हीरो बनाने वाली कंपनी है, आपको पता उसके जो फाउंडर थे मुंजाल जी, he was born in my hometown which is called कमालिया. करेक्ट. इन लोग पाकिस्तान से ही आए थे, ये कमालिया से आए थे, और इन्होंने लुधियाना में अपना सेटअप किया था. और हीरो साइकिल भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी साइकिल बनाने वाली.
फिर इसके बाद 1984 या 82 में इन्होंने जापानीज होंडा के साथ कोलैबोरेशन करके 100 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, उसको हीरो होंडा नाम दिया था। हीरो क्योंकि हीरो ग्रुप और होंडा उनका। और ज्यादातर इनका जो इन्होंने पंजाब को भी बहुत आगे बढ़ाया। लुधियाना से सारी इंडस्ट्रीज, ये गुड़गांव के पास ये प्लांट लगा था, वहां से ये सारा मटेरियल वहां से लुधियाना से लाते थे और वहां मोटरसाइकिल्स बनती थी। फिर इन्होंने मेरे ख्याल से करीब 5-6 साल पहले होंडा ने अपना अलग रास्ता ढूंढ लिया। अब होंडा अपना अलग बाइक्स बनाता है और हीरो अपना अलग बनाता है। बट दे आर वेरी रिनाउंड और काफी ये सोशल चैरिटी वर्क भी करते हैं हीरो ग्रुप वाले। एंड दे ऑल्सो आई थिंक स्पॉन्सर द इंडियन हॉकी टीम। पहले क्रिकेट में भी थे बट अब ये ज्यादा हॉकी पे इनका फोकस है। और श्रीलंका की किस तरह से हेल्प की अभी इस क्राइसिस में? जब बैंक्रप्सी डिक्लेयर की श्रीलंका ने, इंडिया ने काफी बड़ी क्रेडिट लाइन दी उनको, वो क्या था? उनको काफी आई थिंक 20 बिलियन का क्रेडिट लाइन ओपन कर दी, सबसे पहले कंट्री जी। अभी वहां पर पावर के लिए भी बात चल रहा है, यहाँ से अगेन थ्रू HBDC टू सेंड पावर टू श्रीलंका थ्रू सी रूट। और शकील साहब, जैसे अभी हम लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, सन ने भी, मैंने भी, हम लोग जो काम करते हैं उसमें जो हमारा जो इंडिया का हेड होता है या कभी श्रीलंका का भी हेड होता है, उसको एक रीजन दिया जाता है जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, बेसिकली पूरा सार्क माइनस पाकिस्तान। तो ये आपके लिए भी तो लीडरशिप ऑप्शन अवेलेबल है। कभी कभी तो बांग्लादेश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया उसको रिपोर्ट करता है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मतलब वी आर शेयरिंग, वी हैव द सेम कल्चर, तो उससे सिनर्जीज इतनी बढ़ती हैं। बांग्लादेश में भी अभी जैसे ये आल्स्टॉम है या ABB है या जनरल इलेक्ट्रिक, काफी इन्वेस्टमेंट बैंगलोर, इनका हेडक्वार्टर सारा बैंगलोर में है। ये ABB बैंगलोर से बहुत सारा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं श्रीलंका के लिए। तो दे आर गेनिंग द एडवांटेज ऑफ द डिस्टेंस, दे आर गेनिंग अ कल्चरल एडवांटेज एंड डेफिनेटली इट इज अ लो कॉस्ट सोर्स फॉर देम। तो मैंने पढ़ा कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में भी उनको अकोमोडेट करने की बात हो रही है और उनको कोई शायद कोटा दिया जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं किस IIT में पढ़ सकते हैं बांग्लादेश से। हाँ, नहीं, IIT तो सर ऐसा है कि इंडिया की क्रीम जाती है वहां पे, और वहां पे आप मेरिटोक्रेसी पे है सब कुछ। वहां पे आपके पास अगर अंबानी चाहेगा कि मैं अपना बेटा वहां पढ़ाना चाहता हूँ, दे विल नॉट टेक हिम unless he qualifies. So that has been the status of IIT. अब IIT का जो है वो IIT के बहुत वहां पे मतलब पता नहीं कितने मिलियंस अपीयर होके प्रीलिम्स देके वहां पहुंचते हैं। बट उसका जो एक नेगेटिव फैक्ट है जो कि मैं चाहता हूं कि IIT में भी इंप्रूवमेंट हो, रिसर्च नहीं होता है वहां पे। इसलिए अगर आप IIT को देखें तो टॉप 100 वर्ल्ड में भी नहीं है वो। अब जैसे अभी मेरा बेटा यहाँ ETH जुरिक में पढ़ रहा है जो वर्ल्ड नंबर 4 है। मैं उसको बोल रहा था कि अगर तू इंडिया में रहता तो शायद IIT क्वालिफाई नहीं कर पाता। लेकिन यही है ना, क्योंकि एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को बोल रहा था कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी बेटी को बैचलर कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वहां 99% ये श्री राम कॉलेज और ये चाहिए, लेकिन शायद हार्वर्ड में मिल जाएगा। मतलब इतना डिफिकल्ट कर दिया है इन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए। बट मैं आपको ये बोल रहा था कि IIT टॉप के 100 में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहां रिसर्च पे नहीं है, सब कुछ जो है वो एकेडमिक्स पे है। इसलिए ज्यादातर जो इंडिया के जो टॉप लोग होते हैं, जैसे सुंदर पिचाई हो गए गूगल के, वो IIT से पढ़े और उसके बाद उन्होंने वहां जाके अपना एक मास्टर किया US में और फिर वहां से अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया, रिसर्च का माइंडसेट बढ़ाया। एकेडमिकली तो वो स्ट्रांग थे। दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। इसलिए आप जो भी आप इंडियन CEOs देखेंगे उन्होंने वहां जाके एजुकेशन की है। और इंडियन लीडरशिप में एकेडमिकली यू कैन नॉट, दे आर वेरी गुड, बट सॉफ्ट स्किल्स में जब हम यहाँ ग्लोबली काम करते हैं, मे बी ऐसा आप बताना चाहेंगे, सॉफ्ट स्किल में वो देयर इज अ लैक। सॉफ्ट स्किल्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितने कि उनके एकेडमिक हार्ड स्किल्स हैं। और वहां पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप काम करना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको डिराइव करना इज वन वे, बट वहां 10 लोगों से काम निकालना इज अनदर वे। तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होंगे तो देन यू कैन गेट थिंग्स डिलीवर्ड एट अ लार्जर स्केल। यानी इनोवेशन में IITs इतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना कि बाकी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में MIT है फॉर एग्जांपल,
हाँ, ये डिफरेंस है। आई डोंट नो, आप एसएन सिंह साहब से पूछिए, मेरे को तो ये लगता है, मेरा बेटा खुद ही कहता है जब वो यहाँ ईटीएच में पढ़ता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बेटे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे आके रिसर्च वर्क करना है आईआईटी करने के बाद। और यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स आईआईटी से आते हैं ईटीएच में, और वो बोलता है कि इनको कोई काम दे दो ये कर देते हैं, लेकिन इनको जो रिसर्च पे, जो इनोवेशन पे जो है ना, वो थोड़ा सा वो लैग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, इट इज जस्ट दैट उसको थोड़ा सा चैनलाइज करना पड़ेगा। जी ये बताइएगा, और सिंह जी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, मेरी जब बात होती है इंडिया में, कि इंडिया इज बिकमिंग अ वेलफेयर स्टेट, तो इसकी क्या डिटेल है और पावर्टी की क्या पोजीशन है? अभी मैंने कहीं देखा कि यूएन की एक रिपोर्ट थी, यूएनडीपी की, कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है वो अब इंडिया में सिर्फ 15% रह गई है। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, इजंट इट? सर एक्चुअली इंडिया का जो लिबरलाइजेशन जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की कॉम्बिनेशन में हुआ था, जब हमने लाइसेंस राज को करके, उसके बाद वाजपेयी साहब ने भी उसको मेंटेन किया, और मोदी जी भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। और मोदी जी की जो मैनेजरियल एबिलिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ही इज अ स्ट्रांग लीडर विद अ क्लियर मैंडेट। तो इंडिया में बहुत सारी स्कीम, जैसे आपको पावर सेक्टर में ही आपको सिंह साहब ने बताई, जो कि गरीबों तक बिजली पहुंचाने की बातें हुई हैं, तो ये डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इंडिया में हुआ है। लेकिन इज इंडिया शाइनिंग लाइक यूरोप? आई वुड से नॉट येट, क्योंकि अभी भी कई जो भी मेरे यहाँ से दोस्त, अभी हम यहाँ 17 साल से रह रहे हैं, हमारे कई सारे दोस्त हैं जो इधर रहते हैं, जो स्विस है, वो इंडिया जाते हैं तो एक बात वो हमेशा आके कहते हैं कि मतलब अमीरी और गरीबी में बहुत फर्क है इंडिया में, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और तभी आप कह सकते हैं कि इंडिया इज शाइनिंग, जब हर आदमी के पास वो एक्सेस हो। और ये चीज अभी भी मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग टू बी डन, एंड लकीली फॉर अस वी हैव बीन रनिंग विद स्टेबल सरकार मिली हुई है हमें, और समहाउ डेमोक्रेसी हैज बीन वर्किंग इन इंडिया, और कभी मार्शल लॉ तो लगा नहीं है। तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बट समथिंग एज आई सेड कि आईआईटीज में जैसे इनोवेशन पे अगर फोकस हो तो इट विल बी बेटर। You've already got the best brains in the world, आप थोड़ा इनोवेट में भी उनको इनोवेशंस का एक्सपोजर दीजिए। और सिमिलरली आई थिंक पावर्टी, एक होता है कि लोगों को अपलिफ्ट किया, बट दूसरा ये कि इनइक्वालिटी जो है ना, वो अभी अंबानी के देखिए, अंबानी के घर में हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं, अंबानी के घर में आई डोंट नो $2 बिलियन का घर खरीदा था उन्होंने, और शायद उससे 500 मीटर दूर एक आदमी भीख मांग रहा होगा, उसके पास पैसे ही नहीं है, आज रात को क्या खाएगा उसे यही नहीं मालूम कि खा भी पाएगा कि नहीं। तो ये जो गैप है ना, जब तक ये नहीं होगा तो इंडिया शाइनिंग जो है वो गैप है, अभी थोड़ा डिस्टेंस है। बट आई थिंक लोग अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो पर कैपिटा, क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी में वर्ल्ड नंबर 5 है या 3 बन जाएगा, अभी 5 है। लेकिन सर आप एक बात बताइए कि आप एक घर में हैं, आप अकेले रहते हैं और मेरे घर में 20 लोग रहते हैं, तो मेरे घर में तो कंजम्पशन आटे की, चावल की ज्यादा होगी, तो मेरा तो जीडीपी ज्यादा होगा ही ना, मेरा तो कंजम्पशन ज्यादा है। पर कैपिटा पे अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया अभी भी 127 है वर्ल्ड में। ये एक डिस्टेंस है जिसको इंडिया को कवर करना पड़ेगा। जीडीपी में आप वर्ल्ड के 3, आपके पास तो लोग हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, आपका तो इंटरनल कंजम्पशन ही इतना होगा। These are my views, but maybe but there has been a lot of improvement what we see। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे पास तो स्कूटर भी बड़ी मुश्किल से होता था, उसके बाद अब हमारे जैसे लोग घर में एक कार नहीं 3-3 कारें रखते हैं, अच्छे एक्सेस, अच्छी जगहों में जाके खाने खाते हैं, घर सबके पास हैं। बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन वो जो गरीब तबका है वो अभी तक गरीबी है। उसमें से आप राइट है कि कई लोग ऊपर उठे हैं। अब जैसे मेरी मेड है, हमारे 25 साल से काम कर रही है दिल्ली में मेरे पेरेंट्स के पास, उसका बच्चा अभी होटल मैनेजमेंट करके ताज होटल, टाटा के ताज होटल में लगा हुआ है। दिस इज अ गुड स्टेप। धीरे धीरे आई होप कि ये सभी तक पहुंचे और ये इनइक्वालिटी दूर हो। इतनी ये आसान काम नहीं है। और मोदी जी या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, उन्होंने आई थिंक सबने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप देखिए कि आईआईटी का जो कॉन्सेप्ट था वो नेहरू जी का स्टार्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट था, तो एवरीबॉडी हैज कंट्रीब्यूटेड। और मोदी जी खुद कहते हैं कि सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें। सो आई थिंक
there is something to be done on innovation and inequality reduction. And until that is done, we are not shining. एक शाहरुख खान की मूवी आई थी स्वदेश, उससे बार बार पूछते थे इंडिया इज शाइनिंग, वो बोलता था अभी नहीं हुआ है। शायद इसीलिए पिट गई वो मूवी, क्योंकि उसने बोला अभी भी मॉल खुलना, ये खुलना, यहाँ शॉपिंग मॉल खुल गए दिल्ली में 50 शॉपिंग, दिस इज नॉट योर सक्सेस। जी, उसका एक डायलॉग मुझे याद है कि गांव में एक साहब कहते हैं कि महान देश है हमारा, तो वो शाहरुख कहता है महान देश है नहीं लेकिन बन सकता है, पोटेंशियल है इसमें। यही मैं आपको कह रहा हूं, और यही पोटेंशियल पाकिस्तान में भी होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारा डीएनए तो एक ही है ना। आपका कौन सा डीएनए अरबी है? आपका डीएनए अभी मैं दुबई में 2 साल काम किया, एसएन सिंह ने भी दुबई में 3 साल काम किया। वो अगर हम लोग जा रहे हैं तो वो हमें पाकिस्तान का आदमी जा रहा है तो उसको ये थोड़ी कहते हैं ये हमारा है अरबी, तो उसको बोला आर यू इंडियन, वो बोला नो आई एम नॉट इंडियन, आई एम पाकिस्तान। मुझसे पूछते हैं आर यू पाकिस्तानी, अभी हमारी शक्लें तो अगर मैं पाकिस्तान में आ जाऊं तो पाकिस्तानी भी लगेंगे हम दोनों। सो ये जो है ना, ये आपको तभी वो स्वदेश पिक्चर, मेरे को वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी लेकिन वो हिट नहीं हुई थी, पर उसमें मैसेज बहुत अच्छा था। वो महान बन सकते हैं बट बने नहीं है। दैट्स राइट। और सर इंटरनेट जो है वो इंडिया में काफी सस्ता है। मुझे कल कोई जोधपुर से एक साहब बता रहे थे कि 5G का कनेक्शन है उनके पास और उनका बिल आता है कोई 250 के करीब। तो सिंह जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, बिहार में क्या सिचुएशन है? नहीं, वो तो दिस इज नॉट स्टेट रिलेटेड, बट एक चीज है एक्चुअली इंडिया का जो इम्प्रूवमेंट, okay, one is speed, one is direction. Okay, direction there is no doubt it in a very good direction, and speed was okay, but now the speed is accelerated, and there are many regions, but one main region जो contribute करता है ना वो है, देखिए corruption 0 और 100 नहीं होता है, it is a matter of percentage. So in that respect India is in a very very right path, corruption कम हो रहा है, एंड चीजें जो अभी 80 करोड़ आदमी का खाना फ्री दे रही है गवर्नमेंट, उसके बाद बिजली में भी 200 यूनिट तक फ्री, पानी फ्री। तो अब ऐसा नहीं है, जो चूंकि मैं तो गांव में जाके देखता हूं ना, गांव का सिचुएशन जो पहले था, गरीब अभी वही है जो कि कुछ करना नहीं चाहता है, जो भी करना चाहता है उसके लिए गरीबी नहीं है। अब खाना मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया, उसी में खुश है तो और बोलते रहेगा मैं गरीब हूं, तो अभी क्या करेंगे उसमें। लेकिन सर एक तो ये जो इम्प्रूवमेंट का जो रीजन है ना, उसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इज करप्शन, बहुत तेजी से घट रहा है। अभी देखिए पिछले कितना 10 साल में कोई मेजर स्कैम नहीं आया जो पहले आते रहता था। ऑफ कोर्स दिस स्कैम इज ए इनहेरेंट पार्ट ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ऐसा नहीं खाली इंडिया में होता है, सभी जगह होते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमी स्कैम होता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इवोल्यूशन प्रोसेस। अमेरिका में भी पहले होता था, यूके में भी होता था जब डेवलपमेंट होता था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा लास्ट 10 ईयर्स में नो स्कैम, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लोगों में। और जो गैप जो ज्यादा है, गैप इस कारण भी ज्यादा है कि मेनी पीपल आर सेटिस्फाइड व्हाट एवर दे हैव, बिकॉज आवर वेदर, उसमें कोई ऐसा ज्यादा बर्फ भी नहीं गिरता है कि बहुत ज्यादा आपको चाहिए, घर में हीटर, पानी, with a minimum cost you can remain. So you will say my cost is, my GDP is very very less, but you are getting everything, you are getting good food, you are getting a good house, बहुत सस्ते में ही मिल रहा है। सो मेन जो सुधार अभी हुआ है ना, करप्शन बहुत उसमें बहुत कम हुआ है, जिसके कारण 80 करोड़ का फ्री में खाना कौन दे सकता है? पूरा यूरोप का फ्री में खाना, आप सोचिए। अच्छा, फ्री तो शायद नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं सब्सिडाइज्ड शायद है। नहीं, फ्री है, उतना 5 किलो फ्री है, जाइए और लेके आइए, कोई पैसा नहीं ले जाना, केवल ऐसा अंगूठा से लगाना है और ले आना है 10 किलो। फ्री मतलब फ्री, जीरो। लेकिन सर इसमें आपने जो एक बात की वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा आप भी बोलना चाहेंगे, ये इंटरनेट इंडिया में सस्ता हो गया, लेकिन आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट है वो क्वालिटी भी डाउन हो गई है। कट थ्रोट कंपटीशन जियो के आने से, जियो तो अंबानी का है, अंबानी तो कोई एक बिजनेस में लॉस भी खा सकता है, उसने प्राइस गिरा दिए, उस चक्कर में बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर थे, वोडाफोन, एयरटेल, उन्होंने भी गिरा दिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना था,
टावर्स लगाने थे वो नहीं किया, तो कई बार आप देखेंगे कि आप बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती है। सो आई थिंक वन इज चीप, द अदर इज मेंटेनिंग द क्वालिटी। चीप हुआ है बट क्वालिटी डाउन हुई है। जाते जाते मैं आपको एक लाइटर मूड में बोलना चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ जोक चलता था कि अगर इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखें तो बिहार का क्राइम रेट सबसे कम था। उसका रीजन ये था कि वहां एफआईआर ही नहीं लगने देते वो, क्योंकि वहां पे पुलिस को एफआईआर लगाना जो है वो उसको पैसे खिलाने पड़ेंगे एफआईआर लगाने के लिए। हाँ, बट अभी तो का वहाँ उस कारण नहीं, अभी तो आप कुछ भी छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, तो अब मोटरसाइकिल इम्प्रूव का हो गया है ना, ताला भी नहीं अभी तो बंद करना इम्प्रूव है, हो लॉक गया भी है। नहीं करना है आपको, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, एवरीथिंग इज ओपन। So thank you very much, Neeraj ji. Thank you, Singh ji. थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।